ओके, तो अब हम डिटेल में बात करेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट के लास्ट ऑर्गन की, और ये है एल्वियोलाई। डायग्राम हमने बनाया है। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एल्वियोलाई के चारों तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसिकली एल्वियोलाई के अंदर की जो सेल्स हैं उनको बेसमेंट प्रोवाइड कराती हैं। एल्वियोलाई के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ अलग अलग 4 तरह की सेल्स होती हैं। सबसे ज़्यादा जो 95% अमाउंट में जो सेल होती हैं उनको हम कहते हैं टाइप 1 एल्वियोलर सेल या टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट, न्यूमो दैट मीन्स एयर, लंग्स, और साइट दैट मीन्स सेल। सेल जो लंग्स में मिलेगी दैट इज द न्यूमोसाइट्स पर्टिकुलरली। तो दे आर कॉल्ड टाइप 1 एल्वियोलर सेल और टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। 95% अमाउंट में ये है सिंपल स्क्वैमस टाइप की ये सेल्स होती हैं, और यही वो सेल है एक्चुअली जो कि गैसों का एक्सचेंज करवाएगी। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं, कई बार बात कर चुके हैं गैसेज एक्सचेंज की, तो ये एक्चुअली जो एक्सचेंज करवाना है, एक्सचेंज होना है, ये सारा होगा विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स। इस तरीके से ये जो सेल आपको दिख रही है फ्लैटन स्क्वैमस टाइप की, ये जो सेल्स हैं, क्लियर, ये सब टाइप 1 सेल हैं और ये स्क्वैमस इन शेप होती है, और यही बेसिकली सेल है जो कि गैसेज एक्सचेंज करवाती हैं। यहीं के थ्रू गैस आएगी और इसी के थ्रू गैस आगे पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये है टाइप 1 सेल जिनका मेन काम है गैसों का आदान प्रदान करवाना। रिलेटिवली बहुत कम मात्रा में दूसरी और टाइप्स की सेल्स होती हैं, उनको कहते हैं 5% सेल होती हैं वो सिर्फ, और इनको हम कहते हैं टाइप 2 सेल। टाइप 2 टाइप सेल दैट इज द सेप्टल सेल, या इनका तीसरा नाम है ग्रेनुलर न्यूमोसाइट्स। आप देख रहे हैं तीनों सेल के नाम है अलग अलग, लेकिन एक ही सेल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइदर मैं बोलूँ टाइप 2 सेल्स, टाइप 2 एल्वियोलर सेल, टाइप 2 एज सच ग्रेनुलर न्यूमोसाइट्स, या टाइप 2 आइदर मैं बोलूँ सेप्टल सेल। तो सबका मतलब एक ही है, एल्वियोलर सेल, सेप्टल सेल और ग्रेनुलर न्यूमोसाइट्स। 5% मात्रा में ये होती हैं, और ये स्क्वैमस नहीं होके होती है क्यूबॉइडल शेप की। क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये स्क्वैमस अलग शेप है और ये क्यूब लाइक एक शेप का जिसके फ्री बॉर्डर पे माइक्रोविलाइज होते हैं। तो ये जो सेल हैं इनको हम कह रहे हैं टाइप 2 सेल। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है ये। हालांकि ये गैसीय एक्सचेंज तो नहीं करवाती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एल्वियोलाई के काम करवाती है, और वो काम है एल्वियोलर फ्लूइड को रिलीज करना, एल्वियोलर फ्लूइड का निर्माण करना। हम देखते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर पूरा लिक्विड तरल भरा हुआ होता है बेसिकली, और वो फ्लूइड होता है एल्वियोलर फ्लूइड। क्योंकि अगर ये फ्लूइड यहाँ नहीं होगा तो हवा जो बाहर से जाएगी वो हवा इस सरफेस को ड्राई कर देगी, और ड्राई करते ही जो सिंगल सेल है यहाँ एल्वियोलाई की, ये सारी डेड हो जाएगी। तो उन सेल को डेड होने से बचाने के लिए एरिया अंदर का सरफेस हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए, और मॉइस्चर के लिए पानी होना चाहिए, और यही पानी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड टाइप 2 सेल रिलीज करती है। तो टाइप 2 सेल का मेन काम है एल्वियोलर फ्लूइड का निर्माण करना। इस एल्वियोलर फ्लूइड में मेनली पानी होता है, वाटर होता है, जो कि इस एल्वियोलर सरफेस को अंदर से हमेशा नम बनाए रखेगा। लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंटली इस फ्लूइड में पानी के साथ होते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसमें 3 चीजें होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन होती है, और कैल्शियम आयंस होते हैं। दैट मीन्स इट इज एन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन एंड कैल्शियम आयन। मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 एल्वियोलर सेल की। टाइप 2 एल्वियोलर सेल 5% मात्रा में होती हैं, क्यूबॉइडल शेप की होती है, जिनके फ्री बॉर्डर पे माइक्रोविलाई होती हैं, और इन सेल का मेन काम है एल्वियोलर फ्लूइड का निर्माण करना। फ्लूइड में पानी होता है जो एल्वियोलर सरफेस को मॉइस्ट करके रखता है, और साथ में ये सर्फेक्टेंट बनाती हैं, और सर्फेक्टेंट का फिर एक स्पेसिफिक काम होता है, दैट इज एल्वियोलाई को हमेशा एक्सपेंडेड रखना, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाना। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मिक्सचर है इस फ्लूइड में, और उसी मिक्सचर को, जिसमें 3 चीजें होती हैं, फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन एंड कैल्शियम आयन, ये तीनों चीजें सर्फेक्टेंट हैं, बेसिकली सर्फेक्टेंट कहलाती है। और ये सर्फेक्टेंट
इस एल्वुलर फ्लूइड के सरफेस के ऊपर पड़ने वाले सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेस टेंशन कम होगा तो यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं बनेगी उस फ्लूइड के ऊपर, और मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो ये जो अंदर का एल्वुलर सरफेस है ये एज सच कंप्रेस नहीं होगा, कोलैप्स नहीं होगा, और ये कोलैप्स नहीं होगा तो एल्वुलाई कंप्रेस नहीं होगी। तो हर एक ब्रीथ के साथ एल्वुलाई फूलती है, हर एक ब्रीथ के साथ एल्वुलाई फिर सिकुड़ती है, फिर फूलती है, सिकुड़ती है, और ये एक्सपेंड अपने आप होने का जो रीजन है, एक्सपेंडेड रहने का रीजन है, वो यहाँ पर बेसिकली है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट बच्चा जब यूट्रस में होता है तब 20 सप्ताह पे बनना स्टार्ट होते हैं और लगभग 35 वीक तक काफ़ी लार्जर अमाउंट में सर्फेक्टेंट वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, जो कि लंग्स को अच्छे से वहाँ पे मैच्योर कर लेते हैं। सर्फेक्टेंट अभी हमने बोला कि बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है 3 चीज़ों का। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड होते हैं, आपने नाम सुने होंगे, लैसिथिन, स्फिंगो, मायलिन, ऐसे डाइपोमिटिल फॉस्फेटिडिल कोलिन, ऐसे ही फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही यहाँ पर लाइपोप्रोटीन होती हैं सर्फेक्टेंट के अंदर, जैसे कि सर्फेक्टेंट स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं ए, बी, सी और डी। ऐसे ही इसमें कैल्शियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयंस। क्लियर? तो ये 3 चीजें मिलके इनका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनता है और इसी को हम कह रहे हैं सर्फेक्टेंट। तो ये सर्फेक्टेंट बेसिकली एल्वियोलर फ्लूइड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, और सरफेस टेंशन रिडक्शन की वजह से एल्वियोलर फ्लूइड पे टेंशन क्रिएट नहीं होता, क्रिएट होने की वजह से वो फ्लूइड उस एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं करता। एल्वियोलाई हमारी हमेशा एक्सपेंडेड रहती हैं। इसका मतलब ये कि अगर सर्फेक्टेंट रिलेटिवली कम मात्रा में है तो एल्वियोलाई हमारी कोलैप्स हो जाएगी। आपने आरडीएस पढ़ा होगा इन पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वहाँ पर भी सर्फेक्टेंट की कमी होती है। हम पढ़ेंगे सच एटिलैक्टोसिस एज एन पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन इन द लंग्स, वहाँ पर भी कोलैप्स हो जाता है, और वहाँ पर भी एक कारण यही होता है कि एटिलैक्टोसिस के बहुत कारण, लेकिन एक रीज़न ये भी है सर्फेक्टेंट की कमी। तो बेसिकली सर्फेक्टेंट का निर्माण टाइप 2 सेल करती हैं विद द फ्लूइड और विद द वाटर। वाटर बेसिकली नम बना के रखता है एल्वियोलाई को, और सर्फेक्टेंट इस एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, सर्फेक्टेंट कौन सी सेल बनाती हैं, एल्वियोलर फ्लूइड कौन सी सेल बनाती हैं। हमने बोलना है टाइप 2 सेल जो है एल्वियोलाई की, वो एल्वियोलर फ्लूइड का निर्माण करती हैं, सर्फेक्टेंट का निर्माण करती हैं। ऐसी ही एल्वियोलाई में बीच बीच में तीसरी और विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू को बनाती हैं। एल्वियोलाई के अंदर और अराउंड सराउंडिंग जो भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं बेसिकली उसमें फाइब्रस टिश्यू होता है प्रोबेबली, और उन सब का निर्माण करने के लिए ये सेल हेल्प करती हैं। तो ये है फाइब्रोब्लास्ट। और 4th टाइप ऑफ सेल जो एल्वियोलाई में होती है वो बॉडी के एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, और उसको हम बोल रहे हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। पर्टिकुलर सिस्टम ऑर्गन वाइज मैक्रोफेजेस होती हैं, आपने सुना होगा अलग अलग माइक्रोग्लियल सेल एज वेल एज कुपफर सेल, यहाँ पर ये मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। तो बेसिकली ये एक तरीके से मॉडिफाइड WBC की तरह काम करती हैं। ये फैगोसाइटोसिस करती हैं। जब भी एल्वियोलाई में कोई डस्ट पहुंचेगी या एल्वियोलाई में जो सेल डिब्रीज होते हैं, सेलुलर वेस्ट होते हैं, ये सेल फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसको क्लियर ऑफ करने का काम करते हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर मिलने वाली जो मैक्रोफेजेस सेल हैं जो फैगोसाइटोसिस करती है उनको हम एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। और ये ऐसे बॉडी में जो एल्वियोलाई के अंदर जो डस्ट और जो डिब्रीज हैं उसको कंटिन्यूसली क्लियर ऑफ करने का काम करती रहती है। क्लियर? तो इट इज बेसिकली द सेल ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अराउंड आप देखेंगे तो गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए वहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी होती हैं। हार्ट में हमने सर्कुलेशन पढ़ा है कि हार्ट राइट साइड जो हार्ट है उसके राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है लंग्स के अंदर। तो बेसिकली वही पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में अराउंड द एल्वियोलाई एक कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, डेंस नेटवर्क बनाती हैं, और हर कैपिलरी के अराउंड वो पल्मोनरी कैपिलरी जाएगी। तो ये जो जाएगा अंदर की तरफ लंग्स की तरफ, ये आर्ट्रियल एंड पल्मोनरी आर्टरी का, दैट मीन्स यहाँ पर इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। ये एल्वियोलाई उस ब्लड के साथ गैसेस एक्सचेंज करती है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वही वीनस एंड के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट से दोबारा एओर्टा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है एल्वियोलाई के नीचे, ये है पल्मोनरी कैपिलरी।
कैपिलरी में अंदर की तरफ सिंगल लेयर की सेल्स होती हैं, ये कैपिलरी एंडोथेलियम कहलाती हैं। और कैपिलरी के बाहर की तरफ भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कह रहे हैं कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बाहर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अंदर कैपिलरी एंडोथेलियम है, और यहाँ पर ये लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैपिलरी का ब्लड है, वो ब्लड जो कि इम्प्योर था, जिसका गैसियस एक्सचेंज होना है, और होने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वो लंग को लीव करके जाएगा इनटू द हार्ट टू द होल बॉडी। 4 कोशिकाओं का ये जो समूह है, 4 कोशिकाओं की लेयर का समूह, जिसमें एल्वियोलाई के अंदर की कोशिकाएं हैं, एल्वियोलाई के बाहर इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल। दैट मीन्स ये 4 लेयर जो हैं कोशिकाओं की, ये चारों मिलके एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। इसको हम सिंगल लेयर नेम के बोलें तो इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। दैट मीन्स व्हाट, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 4 लेयर अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बनी हुई हैं। एक लेयर एल्वियोलर सेल की है, दूसरा इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन का है, तीसरा लेयर यहाँ कैपिलरी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसका है, और चौथा लेयर कैपिलरी एंडोथेलियम का है। चारों मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और यही वो मेम्ब्रेन है जिसके अक्रॉस, जिसके थ्रू एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होगा। गैस इसी मेम्ब्रेन के थ्रू, ये 4 लेयर, ये पूरा एक मेम्ब्रेन बन गया, इसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्सचेंज होके जाएगी इस पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में। तो हमसे कोई पूछे कि कहाँ पर एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होगा, तो हमने बोलना है इट परफॉर्म और इट अकर्स अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसमें एल्वियोलर लेयर, एल्वियोलाई की 2 लेयर आती हैं और 2 लेयर आती है पल्मोनरी कैपिलरी की। अगर इसका डायमीटर देखें तो ये होता है 0.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर, बहुत छोटा डायमीटर है इसका, 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है पल्मोनरी कैपिलरी। क्लियर? तो इट इज द एल्वियोलाई। आपसे पूछें कि हमारे लंग्स की बेसिक यूनिट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है, तो हमने बोलना है कि लंग्स की जो बेसिक यूनिट गैसियस एक्सचेंज की है वो है हमारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ही बेसिकली गैसियस एक्सचेंज करवाती है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि जो रेस्पिरेटरी जोन के दूसरे ऑर्गन है वहाँ नहीं होगा, लेकिन मेन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है हमारे एल्वियोलाई के थ्रू, इसलिए ये कहलाती है लंग्स का बेसिक यूनिट है गैसियस एक्सचेंज। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका, सिंपल यूनिवर्सल क्वेश्चन है, गैसियस एक्सचेंज, द बेसिक यूनिट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज, तो आंसर देना है एल्वियोलाई। क्लियर? यहाँ पे मैंने सर्फेक्टेंट के बारे में लिखा है। सर्फेक्टेंट टाइप 2 सेल बनाती हैं। सर्फेक्टेंट एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है फॉस्फोलिपिड का, लाइपोप्रोटीन का और कैल्शियम आयन का। फॉस्फोलिपिड के अंदर लेसिथिन होता है, स्फिंगोमाइलिन होता है, एसिड डाइपोमिटिल फॉस्फेटिडिल कोलिन होता है, ऐसे ही यहाँ पर फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये सब फॉस्फोलिपिड, एक तरह के लिपिड है जिसमें फॉस्फेट मिला हुआ है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिसमें भी लिपिड होता है, इनको कहते हैं सर्फेक्टेंट स्पेसिफिक प्रोटीन। ABCD 4 टाइप की होती हैं ये, और कैल्शियम सबका मिक्सचर ये सर्फेक्टेंट है। और ये एल्वियोलर फ्लूइड के ऊपर सरफेस जो टेंशन है उसको क्रिएट नहीं होने देता, और इसकी वजह से एल्वियोलाई अंदर से कंप्रेस नहीं होती, अंदर से कोलैप्स नहीं होती। एल्वियोलाई हमेशा एक्सपेंडेड रहेगी, और कंटिन्यूस गैसियस एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई हमेशा एक्सपेंडेड रहनी चाहिए। अगर कोलैप्स हो गया तो हवा जाएगा नहीं एज सच, और वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं होगा। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी जोन और रेस्पिरेटरी यूनिट। क्लियर? तो हमने बात करी थी ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री की, और ब्रोंकियल ट्री के बाद बात करी रेस्पिरेटरी जोन की, और रेस्पिरेटरी जोन में जो लास्ट स्ट्रक्चर थी वो एल्वियोलाई। कोई आपसे पूछें कि ये जो एल्वियोलाई होता है उनका डायमीटर क्या होता है, इस एल्वियोलाई का डायमीटर क्या है, तो एल्वियोलाई का डायमीटर होता है लगभग 0.2 to 0.5 मिलीमीटर। दैट मीन्स बहुत कम। आप देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और फिर उस mm का भी 0.2 से लेके 0.5 पार्ट डायमीटर होता है एल्वियोलाई का। दैट मीन्स बहुत मल्टीपल ब्रांचिंग के बाद हमारा एयरवे बहुत ज़्यादा नैरोवर हो जाता है। लगभग ट्रेकिया से 25 बार ब्रांचिंग होती है, 25 बार मल्टीपल ब्रांचिंग होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, और तब जाके लास्ट में ये एल्वियोलाई बनती है जिसका डायमीटर होता है 0.2 से लेके 0.5।
तो ट्रेकिया हमने पढ़ा जिसका डायमीटर था 2.5 सेंटीमीटर, और लास्ट तक ये एल्वियोलाई तक आते आते बन गया मात्र 0.2 से लेके 0.5। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली जो डायमीटर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो रिड्यूस होता जाता है। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द बेसिक एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की। हाउ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस, हाउ द ब्रीदिंग टेक प्लेस, हाउ द गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस, एंड हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज टू टेक प्लेसेस इन द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो अभी हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है ये तो हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, हमको आता भी है। सिंपल मतलब गैसियस एक्सचेंज हम बोलेंगे, इट इज एन रेस्पिरेशन। गैसों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन होता कैसे है? आदान प्रदान होना कहलाता है रेस्पिरेशन, नो डाउटली, लेकिन ये मैकेनिज्म होती कैसे, कैसे ये रेस्पिरेशन एक्चुअली होता है, तो उसके लिए हमको इसकी मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। कंप्लीट मैकेनिज्म में रेस्पिरेशन के बेसिकली 3 स्टेप हैं। गैस एटमॉस्फेयर से लास्ट तक सेल तक जाएगी, तो ये 3 काम होंगे, तब वो सेल जाएगी, तब वो ऑक्सीजन जाएगी हमारे सेल के पास। और ये 3 काम है। पहला काम है पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा काम है गैसियस एक्सचेंज, और तीसरा काम है गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। देखो इनका मतलब क्या, रेस्पिरेशन करना है कैसे होगा, इसके लिए हमको ये 3 स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके अल्टीमेटली हम रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। इन तीनों का एक्चुअली मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर हर एक टॉपिक को डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। हम सबको पता है कि जो गैसियस एक्सचेंज का बेसिक यूनिट है वो है हमारे लंग्स के अंदर मिलने वाली एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एटमॉस्फेरिक एयर, ये एटमॉस्फेरिक एयर मैंने बनाई है, और ये लंग्स की एल्वियोलाई है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म का ये पहला स्टेप है जिसमें एक्चुअली एटमॉस्फेरिक एयर और लंग्स की एयर का एक्सचेंज होगा। ये पहला गैसियस एक्सचेंज है जो होगा एट द लेवल ऑफ लंग। बेसिकली यहां हम वेंटिलेशन कर रहे हैं। वेंटिलेशन का मतलब टू टेक ब्रेथ इन and to take a breath out, that is an simple process of inspiration and expiration। सिर्फ हवा को अंदर डालना, हवा को बाहर निकालना, ये कहलाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द एयर। पल्मोनरी दैट मीन्स लंग्स, तो लंग्स में हवा जाएगी, लंग्स से हवा बाहर आएगी, हम बोलेंगे लंग्स वेंटिलेट कर रहे हैं, हम बोलेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन हो रहा है। और इसी पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ब्रीथिंग। क्लियर? तो ब्रीदिंग इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्चुअली द रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मीन्स पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो इस वेंटिलेशन में हम 2 काम कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं हवा को अंदर लेना, इसी को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन दैट मीन्स सिंपली टू इनहेल द एयर, इसी को हम इनहेलेशन भी कहते हैं और इसी को इनफ्लो ऑफ द एयर भी कहते हैं। और सिंपल दूसरा, जब हवा अंदर जाएगी बाहर भी आएगी, और तब उसको हम बोलेंगे सिंपली द एक्सपायरेशन, या इसी को हम कहते हैं एक्सलेशन, या इसी को हम कहते हैं आउटफ्लो ऑफ द एयर। दैट मीन्स व्हाट, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। एटमॉस्फेरिक एयर, हवा जो एटमॉस्फेयर में है, बाहरी वातावरण में है,
वो हवा जाएगी लंग्स की एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई की जो वेस्ट सेल गैस है वो दोबारा आएगी वातावरण के अंदर। तो ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, इसी को हम बोल रहे हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ब्रीदिंग कैसे होता है, कैसे इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ मैकेनिज्म के बेसिक पॉइंट के बारे में देख रहे हैं, दैट इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। एक बार जब हवा आ जाएगी हमारी एल्वियोलाई में, तब एल्वियोलाई के अराउंड जो पल्मोनरी कैपिलरी है उस कैपिलरी में गैसों का एक्सचेंज होगा। ये रेस्पिरेशन का दूसरा काम हो रहा है, दैट इज द गैसियस एक्सचेंज। एक्चुअली यहाँ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ वेंटिलेशन हो रहा है, हवा अंदर आई और दूसरी हवा बाहर गई। अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो एक्चुअली एक्सचेंज होगा उसी को हम बोल रहे हैं बेसिकली द गैसियस एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज चूंकि बाहर की तरफ हो रहा है, सेल के पास अंदर डीपर साइड में नहीं है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इट इज एन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं वेंटिलेशन के बाद गैसियस एक्सचेंज की, और ये गैसियस एक्सचेंज दो जगह होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टू टाइप्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एक जो एक्सचेंज लंग्स में होगा उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज, इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहां पर एक्चुअली जो एल्वियोलाई की एयर है वो पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। ऑक्सीजन जाएगा एल्वियोलाई का इस पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में, और इस कैपिलरी के अंदर जो CO2 है वो एक्सचेंज होके आ जाएगी इनटू द लंग्स। और ऐसे ही ये एक्सचेंज वाला ब्लड जाएगा ट्रांसपोर्ट होके हमारी बॉडी की सेल के पास, और सेल के पास दोबारा इसका एक्सचेंज होगा। और ये एक्सचेंज चूंकि अंदर की तरफ हो रहा है इसलिए इसको हम कह रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये दूसरा काम है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। पहला एक्सचेंज तो हो गया यहाँ पर लंग्स के अंदर एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के अंदर, और दूसरा एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के सेल के अराउंड। ये है सिस्टमिक कैपिलरी और ये है बॉडी की सेल। इस सिस्टमिक कैपिलरी के ब्लड और सेल के बीच में गैसों का आदान प्रदान होगा, हम बोलेंगे इट इज एन इंटरनल रेस्पिरेशन या बोलेंगे सिस्टमिक गैसियस एक्सचेंज। वो था पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज और ये है सिस्टमिक गैसियस एक्सचेंज। तो ये दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है मैकेनिज्म का। पहला तो वेंटिलेशन करना, दूसरा गैसों का एक्सचेंज करना, और एक्सचेंज के साथ साथ गैसों का तीसरा काम होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन का। आप देखोगे ये ब्लड में है और ब्लड में जैसे ही एक बार गैस आ गई तो गैस ट्रांसपोर्ट होगी सेल के पास, और सेल की जो वेस्ट गैस है वो ट्रांसपोर्ट होगी लंग के पास। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जाता है लंग से सेल के पास, और सेल का जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाता है दोबारा लंग्स के पास। तो ये कहलाता है गैसों का आवागमन, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन। कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हम सारी चीजें अब डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हमको एटमॉस्फेरिक एयर को पहुंचाना है सेल के पास, और सेल का जो वेस्ट गैस है उसको पहुंचाना है दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये काम करने के लिए हमको ये तीन मैकेनिज्म सेपरेटली देखनी पड़ेगी। पहला हमको देखना पड़ेगा पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, दूसरा हमको देखना पड़ेगा गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और फिर हम देखेंगे कि एक बार जब ब्लड में गैस आ जाती है तो ये गैस आगे सेल के पास ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, या सेल की जो वेस्ट CO2 है वो आगे की तरफ वापस ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा, सेल के पास ऑक्सीजन मिल जाएगी। और आपको पता ही होगा कि सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्यों हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल बेसिकली ऑक्सीजन का क्या करेगी, न्यूट्रिएंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाएगी। दैट मीन्स व्हाट, सेल के अंदर ऑक्सीजन
न्यूट्रिएंट जो हम खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन करवाती है, उसी से एनर्जी बनती है, और यही एनर्जी फर्दर बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको कंप्लीट कराने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता। जो भी काम करना है बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी न्यूट्रिएंट से मिलेगी कब, जब उनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा हमको गैस चाहिए, कौन सी, ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो 38 एटीपी मिलेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वेस्ट के रूप में है वो भी जनरेट होगी। तो वही ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, और वही वेस्ट जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं। चलो डिटेल में देखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से वेंटिलेशन होता है, किस तरीके से एक्सचेंज होता है, और किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पहला स्टेप जो है रेस्पिरेशन का, ये है पल्मोनरी वेंटिलेशन, और इसका सिंपली दूसरा नाम है ब्रीदिंग। क्लियर, पल्मोनरी वेंटिलेशन, और इसी को हम कह रहे हैं ब्रीदिंग। ओके, चलो डिटेल में देखते हैं कैसे हम ब्रीथ ले पाते हैं। मतलब तो अभी हमने देखा कि वेंटिलेशन का मतलब होता है सिंपली इनफ्लो ऑफ एयर एंड आउटफ्लो ऑफ द एयर। लंग्स में हवा जा रही है और बाहर आ रही है, दैट मीन्स हम वेंटिलेशन कर रहे हैं, इसी को हम ब्रीदिंग कह रहे हैं। और ब्रीदिंग जो पूरा साइकिल है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक में हम इंस्पिरेशन करते हैं और दूसरे स्टेप में हम हवा को दोबारा बाहर निकालते हैं। इंस्पिरेशन को इनफ्लो ऑफ एयर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं आउटफ्लो ऑफ द एयर। ऐसे ही इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं, और ऐसे ही एक्सपिरेशन को हम एक्सलेशन भी कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट, हमारी सेल तक ऑक्सीजन जाए उसके लिए पहले उसको लंग्स तक लाना पड़ेगा एटमॉस्फेयर से, और उसके लिए हमको पल्मोनरी वेंटिलेशन करना पड़ेगा। तो ये डुअल प्रोसेस से हवा लंग्स में आएगी भी, और लंग के अंदर जो वेस्ट गैस पहुंची है वो दोबारा एनवायरनमेंट में जाएगी। तो इसके लिए दो काम करने होंगे, हमको इंस्पिरेशन करना होगा और हमको एक्सपिरेशन करना होगा। कैसे इंस्पिरेशन बॉडी करती है और कैसे बॉडी दोबारा एक्सपिरेशन करती है, क्या बेसिक मैकेनिज्म है इसके पीछे, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले हमें उन मसल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो ये काम करवाएगी, जो बॉडी के लिए ब्रीदिंग करवाएगी। तो बॉडी में वो मसल्स जो कि बेसिकली रेस्पिरेशन करवाती हैं उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स। दैट मीन्स व्हाट, कि ब्रीदिंग करवाने के लिए, ब्रीदिंग एक एक्टिव और पैसिव प्रोसेस है, चूंकि इंस्पिरेशन एक्टिव है, एक्सपिरेशन पैसिव है, तो इसके लिए हमको कोई भी प्रोसेस करना है तो बेसिकली मसल्स वहाँ पे चाहिए, और यहाँ पर रेस्पिरेशन करवाने के लिए रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं। तो ये मसल्स कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। पहला है मैकेनिज्म पढ़ने के लिए रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो मसल्स इंस्पिरेशन के लिए अलग होती हैं, एक्सपिरेशन के लिए अलग। मैं एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मसल इंस्पिरेशन करवाएगी, कौन सी एक्सपिरेशन। इसमें भी दो तरह की मसल्स हैं, एक होती है मेन मसल और दूसरी असेसरी मसल जो हेल्प करती हैं। अभी देखते हैं इनका मतलब क्या है। ऐसे यहाँ पर भी है मेन मसल और असेसरी मसल। एक बार नाम लिख लेते हैं फिर देखते हैं।
एक बार नाम लिख लेते हैं इन सभी मसल्स के। एक्सपिरेशन की मसल्स इस तरफ लिख रहे हैं, मेन उस तरफ हम लिखेंगे असेसरी। मेन मसल यहाँ होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, दूसरा डायफ्राम, और असेसरी मसल में होती हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे की तरफ, इंटरनल इंटरकॉस्टल, एंड दूसरा होता है एब्डोमेन का मसल, एब्डोमिनल मसल। क्लियर? चलो एक ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है, ये सभी मसल्स के नाम हैं, वो मसल जो रेस्पिरेशन को आइदर मेनली सपोर्ट करेगी या कई बार जब एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होगी तब सपोर्ट करेगी। तो देखते हैं वन बाय वन। रेस्पिरेशन करने की जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, उसमें दो काम कर रहे हैं, आइदर हवा को अंदर ले रहे हैं या हवा को बाहर निकाल रहे हैं। अंदर लेने को इनफ्लो कहते हैं या इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। अब इंस्पिरेशन भी दो तरीके से हम करते हैं, एक तो नॉर्मली हम कर रहे हैं, नॉर्मल दैट मीन्स क्वाइट ब्रीदिंग, शांत ब्रीदिंग जो नॉर्मल प्रोसेस में हम ले रहे हैं। क्लियर? लेकिन कई बार बॉडी की डिमांड ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तब हम हमारे वेंटिलेशन को बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के लिए उस केस में हमको असेसरी मसल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना इनकी मदद लिए ये मेन मसल एक तरीके से फोर्सफुल वेंटिलेशन नहीं करवा पाती। तो ये हमेशा काम नहीं आती हैं, ये असेसरी मसल सिर्फ असिस्ट करती हैं मेन मसल को इन केस व्हेन वी नीड हाइपर वेंटिलेशन या व्हेन वी नीड एक्सेस ब्रीदिंग टू कंपनसेट आवर मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन। दैट मीन्स व्हाट? ये हमेशा काम नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये कि हमेशा जो काम आने वाली मसल्स हैं उन्हीं को हम बोलेंगे द मेन मसल ऑफ द रेस्पिरेशन। अब मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन कौन सी होती हैं? तो ये दो मसल हैं मेन रेस्पिरेशन की, एक को हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल, कॉस्टल दैट मीन्स रिब्स, इंटर मतलब रिब्स के बीच में मिलने वाली मसल्स। तो हमने देखा है रिब केज होता है, आगे की तरफ स्टर्नम होता है इस तरीके से, पीछे की तरफ इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम है, और स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स से जुड़ा हुआ है। टोटल 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, इन रिब्स के बीच में यहाँ मसल्स होती हैं, और इन्हीं मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो बेसिकली इंटरकॉस्टल मसल में भी मसल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली वो दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल इंटरकॉस्टल। तो यहाँ पर जो इंस्पिरेशन करवाएगी वो मेन मसल कौन सी होती है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। कौन सी है, कैसे काम करती है, अभी हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं। दूसरा ये है डायफ्राम। अभी हमने डायग्राम में देखा था लंग्स के नीचे एक डॉम शेप मसल शीट है जो कि मेन ब्रीदिंग करवाएगी, वो ब्रीदिंग का मेन मसल है बेसिकली। दैट मीन्स इसमें ये दोनों ही मेन है, लेकिन इनमें भी पूछे मेन कौन सा है तो डायफ्राम, क्योंकि 75% जो एयर हम अंदर लेंगे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो मसल है वो कौन सी है? डायफ्राम। सिर्फ एयर इनफ्लो का 25% रेस्पॉन्सिबल जो मसल है वो होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। दैट मीन्स व्हाट? मीन्स ये कि इंस्पिरेशन करना है तो मेन मसल की जरूरत पड़ेगी, और मेन मसल ये दोनों है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और डायफ्राम। इन दोनों में भी अगर मेन पूछें ज्यादा काम कौन करती, दोनों ही मेन है लेकिन ज्यादा काम कौन करेगा, तो दैट इज द डायफ्राम। ऐसे ही हमने बोला कि जब नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात नहीं हो रही है, जब हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है, जब बॉडी को हाइपरवेंटिलेट करना है अपनी मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा करने के लिए, तो उन मेन मसल्स को सपोर्ट देने के लिए या ब्रीदिंग को एडिशनली सपोर्ट करने के लिए ये कुछ मसल्स हैं जो असेसरी है, दैट मीन्स असिस्ट करेगी हमारे मेन मसल्स को फोर्सफुल ब्रीदिंग करने के लिए। और ये यहाँ पर हमने देखा है अलग अलग तरह की मसल हैं। एक यहाँ लिखा है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये नेक का शोल्डर का मसल है बेसिकली। स्केलिन ये नेक का मसल है, ये एंटीरियर साइरेटियस शोल्डर का मसल है, रिब्स का मसल है। पेक्टोरल ये चेस्ट का मसल है। ऐसी ये ट्रेपीजियस ये भी शोल्डर का मसल है। तो कई बार क्या होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होती है तो उसके साथ हमको इन मसल्स को भी कांटेक्ट कराना होगा। आपने देखा होगा मरीज को
सीओपीडी का पेशेंट है तो बहुत फोर्सफुल, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड होता है तो उस एयर डिमांड को पूरा करने के लिए नॉर्मल वेंटिलेशन से वो वेंटिलेट नहीं कर पाएगा, वो कंप्लीट नहीं रहेगा उसके लिए, तो एडिशनल वो फोर्स लगाता है, बहुत सारी मसल्स यहाँ पे खींचती है। आप देखोगे वेंटिलेशन करते हुए ऐसे मरीज को तो यहाँ की बहुत सारी मसल्स खींची हुई आपको दिखेगी जब वो इंस्पिरेट कर रहा है, तो वो यहाँ पे ये सारी मसल हैं, तो ये हेल्प करेगी उस पर्सन को ब्रीथ करने के लिए जिसकी मेटाबॉलिक डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ी हुई है। क्लियर? तो दो मसल हो गई हैं इंस्पिरेशन की, एक मेन, दूसरा असेसरी। मेन में लिखा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल डायफ्राम, असेसरी में लिखा है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्केलियन, एंटीरियर सैरेटी, पेक्टोरल और ट्रेपीजियस। ऐसे ही इधर हमने लिखा है एक्सपिरेशन करना है। एक्सपिरेशन हमको ब्रीथ आउट करना है तो कौन सी मसल है? तो ब्रीथ आउट करने के लिए मेनली वही मसल है जिससे हमने ब्रेथ इन किया था, दैट मीन्स यहाँ पर वही मेन मसल्स हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और दूसरा डायफ्राम। लेकिन अगर हमें फोर्सफुल ब्रीथ आउट करना है तो इन मसल से नॉर्मली काम नहीं चलेगा, हमें एक्स्ट्रा फोर्सफुल ब्रीथ आउट करने के लिए इन दो मसल्स की मदद लेनी पड़ेगी। और ये दो मसल है, एक है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरा है हमारी एब्डोमेन की मसल। हमको एब्डोमेन को इंटरकॉस्टल मसल को कांटेक्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके हम फोर्सफुल ब्रीथ आउट कर पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल जो ब्रीथ आउट है वो होगा सिर्फ इन दो मसल्स के साथ। तो दैट मीन्स व्हाट कि क्लियर है, मसल रेस्पिरेटरी दो तरह की है, एक मेन और असेसरी, इंस्पिरेशन के लिए उस तरफ, एक्सपिरेशन के लिए इस तरफ। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की मेन मसल तो सेम है, आप देख रहे हैं वहां पर भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, यहाँ पर भी एक्सटर्नल, वहां पर भी डायफ्राम, यहाँ पर भी, बस चेंज असेसरी मसल में है। ये इंस्पिरेशन की असेसरी मसल है, यहाँ लिखा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्केलियन, एंटीरियर सैरेटी, पेक्टोरल एंड ट्रेपीजियस, और वहां पर असेसरी मसल में लिखा हुआ है for the expiration that is internal intercostal and abdomen muscle। क्लियर? चलो अब जो मेन मसल है उनके बारे में देख लेते हैं कि मेन मसल कैसे काम करती हैं, कैसे ये असिस्ट करेगी ब्रीदिंग को, कैसे ऑटोमेटिकली हवा अंदर जाएगी लंग्स में या लंग्स से हवा दोबारा बाहर आएगी। तो ये मसल बेसिकली काम कैसे करती हैं। क्लियर? तो मेन मसल दो ही होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरा डायफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल, मसल जो कि कॉस्टल दैट मीन्स रिब्स के बीच में मिलती हैं उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। अगर आप लेटरल व्यू देखेंगे तो इस तरीके से आगे ये मैनुब्रियम है, ये स्टर्नम की बॉडी है, ये जिफॉइड प्रोसेस है, और इस तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम के पीछे स्पाइनस प्रोसेस निकले हुए रहते हैं। क्लियर? स्टर्नम और ये वर्टिब्रल कॉलम रिब्स से जुड़े हुए रहते हैं। टोटल 12 पेयर रिब्स होती हैं। 12 पेयर दैट मीन्स 12 लेफ्ट साइड में और इस तरफ 12 राइट साइड में, ये सब मिलकर रिब केज बनती है। स्टर्नम, 12 पेयर रिब्स और पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम। इन 12 जोड़ी रिब्स के बीच में 11 पेयर इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, क्योंकि जितनी पेयर होगी ये यहाँ से, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो 12 जोड़ी जिनके बीच में जो स्पेस मिलेगा वो सिर्फ 11 मिलेगा, और 11 स्पेस जो है उनके बीच में मसल्स हैं, इसलिए हमने बोल दिया इंटरकॉस्टल मसल। पूछे संख्या में कितनी होती है, तो इस तरफ भी 11 स्पेस हैं, इस तरफ भी 11, तो ये टोटल जो पेयर बनते हैं दीज आर द 11 पेयर इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इन मसल का अरेंजमेंट कैसे है, मसल कैसे अरेंज्ड है इन बिटवीन रिब्स, उसके आधार पर ये जो इंटरकॉस्टल मसल है ये दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और दूसरे को कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल।
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की, क्योंकि यही मेन मसल है जो ब्रीथ इन भी करवाएगी और ब्रीथ आउट भी करवाएगी। ये मसल डाउनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में अरेंज्ड होती हैं इस तरीके से। मसल ऊपर वाली रिब्स के नीचे वाले बॉर्डर से स्टार्ट होके नीचे वाले रिब्स के ऊपर वाले बॉर्डर पे मर्ज हो जाती हैं। दैट मीन्स ओरिजिन की अगर हम बात करें, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट मसल का ये होता है ऊपर वाली रिब्स का लोअर बॉर्डर। आप देख रहे हैं डायग्राम में भी, ये ऊपर वाली रिब्स हैं, ये ऊपर की रिब्स, ये नीचे की, ये इसके नीचे की, ये लोअर बॉर्डर। यहां से ये ओरिजिन हुआ है, मसल का उद्गम हुआ है, स्टार्ट हुई है। और इंसर्शन, ये मसल ओरिजिन से स्टार्ट होके कहाँ इंसर्ट होगी, तो इंसर्शन आप देख रहे हो कि ये है नीचे वाली रिब्स, दैट इज लोअर बॉर्डर, लोअर रिब्स, और बॉर्डर इसकी कौन सी आएगी, अपर। ये लोअर रिब्स, अपर बॉर्डर। डायरेक्शन कैसा रहेगा, है तो ये डाउनवर्ड, लेकिन ये पीछे जाने की बजाय किस तरफ आई हुई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई हुई है। तो एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल हैं, ये दो रिब्स के बीच में नीचे की तरफ डाउनवर्ड और आगे की तरफ इंसर्ट हुई होती हैं। इसका एडवांटेज क्या, इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि जब भी इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन अंडर द नर्वस इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पर इंटरकोस्टल नर्व आती हैं स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, और उसी के इन्फ्लुएंस में ये हम ब्रीदिंग करते हैं। हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। जब इंपल्स मिलेगी कॉन्ट्रैक्शन की, तो चूंकि इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि ये पहली रिब्स तो फिक्स होती है और बाकी सारी रिब्स उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक के ऊपर आती जाती हैं। तो हमारा ये जो थोरैक्स है, ये आगे और लेटरल, दैट मीन्स एंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट में इनलार्ज हो जाता है, वाइड हो जाता है। ये रिब्स फिक्स है, ये इसको ऊपर खींचेगी सेकंड को, सेकंड थर्ड को ऊपर खींचेगा, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को। इस तरीके से ये सारी रिब्स एक के ऊपर बाहर की तरफ खींच जाती हैं और खींच जाती है। दैट मीन्स लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए अंदर का जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, और लंग्स स्पेस बढ़ेगा तभी हम आगे देखेंगे कि ब्रीदिंग पॉसिबल है, ब्रीदिंग हो पाती है, अदरवाइज ब्रीदिंग नहीं होगी। तो बेसिकली द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन pulls all subsequent ribs anteriorly and laterally so that the lung space can be expanded and lung can be inflated. दूसरा, ये जो इंटरकोस्टल इंटरनल मसल है, ये तो था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और यही मेन मसल है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि एक्सपिरेशन अगर फोर्सफुली करवाना है तो वहां ऐसी मसल की जरूरत पड़ेगी, एक तो एब्डोमेन वाली मसल्स और दूसरी है इंटरनल इंटरकोस्टल। ये भी इन्हीं रिब्स के बीच में है, लेकिन इसका अरेंजमेंट डाउनवर्ड बैकवर्ड होता है। डाउनवर्ड बैकवर्ड, जैसे डायग्राम में बनाऊं, ये डाउनवर्ड नीचे आ रही हैं लेकिन पीछे की तरफ जा रही हैं। क्लियर? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। इससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा फोर्सफुल ब्रीदिंग में अलॉन्ग विथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वो और ज्यादा मिलेगा, और रिब्स जो बाहर की तरफ गई हुई थी वो और तेजी से अंदर की तरफ आएगी, और अंदर की तरफ आएगी तो लंग को कंप्रेस ज्यादा करेगी और इसकी वजह से पेशेंट फोर्सफुली ब्रीथ आउट कर पाएगा। तो इस अरेंजमेंट की वजह से फोर्सफुल एक्सपिरेशन पेशेंट कर पाता है। तो हमने देखा कि इंटरकोस्टल मसल 12 जोड़ी रिब्स के बीच में 11 पेयर होती हैं। इनका अरेंजमेंट दो प्रकार का होता है, इसीलिए ये दो तरह की हैं। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल अरेंज्ड इन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, where is internal intercostal arranged downward and in backward direction. Every muscle is arise from lower border of upper ribs, where is the muscle insert in lower border in lower ribs at the upper border. क्लियर? इंटरकोस्टल नर्व्स को जो नर्वस इंपल्स मिलेगी वो मिलेगी बाय द इंटरकोस्टल नर्व्स, उसी के इन्फ्लुएंस में ये काम करती हैं इंटरकोस्टल नर्व्स। क्लियर? तो दीज आर द बेसिकली द इंटरकोस्टल मसल। रेस्पिरेशन की जो दूसरी मसल है दैट इज द डायफ्राम। डायफ्राम
बहुत इंपॉर्टेंट है डायफ्राम एज एन रेस्पिरेशन, क्योंकि अभी हमने देखा 75% जो हम इंस्पिरेशन कर पाते हैं उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल मसल है दैट इज द डायफ्राम ओनली। लंग्स के नीचे एक डॉम शेप शीट होता है फाइब्रस टिश्यू और मसल्स का, दिखने में इस तरीके से दिखता है ये डायफ्राम, डॉम शेप। इस तरह ऊपर लंग्स हैं, ऊपर की ये थोरैक्सिक कैविटी है, डायफ्राम के नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटी। तो बेसिकली एक ऐसे गुंबद के आकार का ये पूरा एक शीट है मसल्स का, जिसमें फाइब्रस टिश्यू भी है और साथ में स्केलेटन मसल्स भी हैं। ये इस थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। थोरेसिक कैविटी का तो ये फ्लोर बना रहा है, फर्श बना रहा है, जबकि एब्डोमिनल कैविटी का ये रूफ बनाता है। ये डॉम शेप स्ट्रक्चर है, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये डॉम शेप स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाती है, सीधी हो जाती है। डायफ्राम अभी आपको ऐसे दिख रहा है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये डायफ्राम हो जाएगा ऐसे स्ट्रेट। स्ट्रेट होने की वजह से ये जो थोरेसिक कैविटी में लंग्स हैं जो यहां तक आ रहे थे, ये लंग्स चूंकि अब ये डायफ्राम यहां तक आ गया है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, इसलिए लंग्स इजीली नीचे की तरफ इंफीरियर जो बॉर्डर था डायफ्रामेटिक बॉर्डर उसकी तरफ एक्सपेंड हो पाता है। तो ब्रीदिंग कराने के लिए लंग्स को एक्सपेंड होना जरूरी है, और एक्सपेंड वो तीनों डायरेक्शन में होता है, एंटीरियरली भी होता है, लेटरली भी होता है, और नीचे की तरफ जो इंफीरियर व्यू है उस तरफ भी उसको एक्सपेंड होना पड़ेगा, तभी ब्रीद इन होगा। और नीचे की तरफ एक्सपेंड होने के लिए उसको जगह चाहिए, और जगह तभी मिलेगी जब ये डॉम शेप डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा। तो डायफ्राम ब्रीदिंग के लिए बहुत एसेंशियल है। डायफ्राम में यहाँ पे बीच में होल्स होते हैं जिसके थ्रू इसोफेगस यहाँ नीचे स्टोमक में आती हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे होल्स हैं जिसके थ्रू हार्ट से जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो आता है, ऐसे इंफीरियर वेना केवा है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो दैट मीन्स बीच में पोर्ट्स हैं जहाँ से ये सारी स्ट्रक्चर ऊपर और नीचे जाती हैं। डायफ्राम टेंडेंस के द्वारा ऊपर और नीचे बोन से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर? ये ऊपर लंग्स हैं, नीचे यहाँ पे स्टोमक है, सच इस तरफ लीवर है। तो डायफ्राम यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम से एक सेंट्रल टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। सेंट्रल टेंडन आपने पढ़ा होगा मस्कुलोस्केलेटन के अंदर टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो बेसिकली बोन को मसल से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं टेंडन। तो ये मसल है और यहाँ पे बोन्स होती हैं, यहाँ पर स्टर्नम होता है। क्लियर? एज सच यहाँ रिब्स होती हैं। तो इन रिब्स और स्टर्नम से ये लिगामेंट, ये जो डायफ्राम है ये इस तरीके से टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो इस टेंडन को बोलते हैं सेंट्रल टेंडन। दैट मीन्स सिंपली डायफ्राम ऐसे हवा में नहीं है, उसको भी अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना होता है, इधर डोम शेप या फ्लैटन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। तो ये शेप कैसे मेंटेन रहेगी? ये शेप तभी मेंटेन रहेगी जब वो जुड़ा हुआ रहेगा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से। तो डायफ्राम ऊपर की तरफ, ये डायफ्राम है, ये ऊपर की तरफ यहाँ स्टर्नम और रिब्स से जुड़ा हुआ रहता है टेंडन के द्वारा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडन। ऐसे ये डायफ्राम नीचे की तरफ भी जुड़ा हुआ रहता है पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। आप देखोगे तो पीछे इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होता है ये C1 से लेके, और लास्ट में हम यहाँ देखते हैं कि ये कॉक्सियल वर्टिब्रा होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये डायफ्राम दो लिगामेंट के द्वारा पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो टेंडन्स है इनको हम बोलते हैं क्रूरा, सिंगुलर क्रस, और अगर हम प्लूरल की बात करें तो क्रूरा। तो दैट मीन्स इस डायफ्राम को फिक्स रखने के लिए, इसकी पोजीशन को फिक्स रखने के लिए यहाँ पर दो अलग अलग तरह के टेंडन्स होते हैं। एक टेंडन जो इस डायफ्राम को स्टर्नम और रिब्स से जोड़ के रखता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडन, और नीचे की तरफ डायफ्राम को इस वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ने के लिए होते हैं दो क्रूरा, टू क्रूरास। क्लियर? तो इट इज सिंपल द मेन मसल ऑफ द डायफ्राम। दोबारा बता दूं, इंस्पिरेशन
का जो मेन मसल्स हैं वो है डायफ्राम। 75% जो हम इंस्पिरेशन करते हैं एयर फ्लो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है डायफ्राम, और रिमेनिंग 25% के लिए रेस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम नो डाउटली मेन मसल है हमारे इंस्पिरेशन की। अगर ये डिफेक्टिव हो जाए तो ऐसे हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ये डायफ्राम नर्वस इन्फ्लुएंस में काम करता है, और यहाँ पे जो नर्व सप्लाई आती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व, जैसे इंटरकोस्टल मसल्स के लिए इंटरकोस्टल नर्व थी उसको इन्फ्लुएंस देने के लिए, इम्पल्सेस देने के लिए, वैसे ही डायफ्राम में जो इम्पल्सेस आएगा बेसिकली वो आएगा थ्रू द स्पाइनल नर्व, और वो ब्रांचेस होती हैं फ्रॉम C3 टू C5, और उसी से ये बनी हुई हैं फ्रेनिक नर्व बेसिकली। क्लियर? तो इट इज द डायफ्राम। मसल्स हमने देखा, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हम ब्रीथ इन और आउट कैसे कर पाते हैं, हम ब्रीदिंग कैसे कर पाते हैं। ये तो थी मसल्स की बात।